आज हम 10th क्लास का जो पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका आज हम सेकंड लेक्चर मतलब दूसरा भाग पढ़ने वाले पार्ट दो। जिन बच्चों ने पार्ट्स पहला की वीडियो नहीं देखी हैं वो अपने ज़रूर देखें, क्योंकि देखो शुरुआती अगर हमारे समझ में नहीं आएगा तो बाद वाला क्या समझ में आएगा। तो पहली बात तो हमें पहला पार्ट ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में पार्ट सेकंड चालू करें। अब पहले पार्ट में हमने क्या क्या बताया था। देखो एक बात और, यहाँ पे ये 10th क्लास से रिलेटेड सब्जेक्ट है। उसका जो पहला पार्ट है 10th क्लास का साइंस का वो है रासायनिक अभिकरण समीकरण। लेकिन अगर हम इस वीडियो को 10th क्लास का ना मानते हुए एक कुछ सीखने के लिए देखें तो देखो हमारे जितने भी नौकरियों के टेस्ट होते हैं SSC CGL है ना, फिर HSC SSC है ना, या फिर रेट रेलवे, मतलब जितने भी होते हैं जहाँ पर भी हमारी साइंस आती है वो कहाँ से आती है, सिर्फ NCERT बुकों से आती है। और वो NCERT बुक कौन सी होती है, 10th लेवल तक की होती हैं। तो इस वीडियो को आप सारे बच्चे देख सकते हैं, मतलब जो तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, है ना, कुछ सीखने के लिए, कुछ नॉलेज प्राप्त करने के लिए। जो 10वीं के बच्चे उनको तो कंपलसरी है ही, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सीखने के लिए। और एक बात और, वीडियो पूरी देखें, क्योंकि अगर हम कोई स्टेप छोड़ देंगे, बहुत सी बार ऐसा होता है यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में अगर ये पॉइंट दोबारा रिपीटेड हुआ तो वहाँ पर हमारा पॉइंट क्लियर हो जाता है। तो एक बार तो पूरी वीडियो देखें, उसके बाद में दोबारा रिपीटेड वीडियो करें, फिर अपने नोट्स बनाएं। क्योंकि अगर हम एक चीज़ को अगर एक बार या 2 बार या 3 बार कर लें तो वो चीज़ कन्फर्मली हमारे पास रिस्टोर हो जाती है माइंड में, ठीक है। तो आज हम चालू करते हैं। यहाँ देखिए, आज जो इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट में, पहला पार्ट का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम आज क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, क्यों होती है, ठीक है, फिर उनको लिखते कैसे हैं, ठीक है, फिर उनका सूत्र क्या होता है, फिर उनको संतुलित कैसे करते हैं, कंकाली समीकरण क्या होती हैं, है ना, और फिर संतुलित समीकरण क्या होती है, उनको कैसे कंकाली समीकरण है तो उसको कैसे संतुलित करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आज हम पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के जो कितने टाइप्स की होती हैं ये, है ना। तो यहाँ देखिए सबसे फर्स्ट में आता है संयोजन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी आती है वियोजन अभिक्रिया, तीसरी आती है विस्थापन, चौथी आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और उसके बाद में अपचयन उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, रिडॉक्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, है ना। फिर आती है हमारा संचारण, फिर आता है विक्रगंधिता। ये सारा ये जो हमारा NCERT बेस्ड था ये सब हमारा रह गया था पहले पार्ट में, तो आज हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन आपको पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर हम पूरी नहीं देखेंगे तो हमारा कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ से देखा वहाँ से देखा तो कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, है ना। तो जाहिर सी बात है, तो आज हम चलो चालू करते हैं ये, है ना, पहली वाली रिएक्शन। देखिए यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये होती क्या है, ठीक है। ये अभिक्रिया पहले डेफिनेशन देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए ऐसी अभिक्रिया, मतलब कोई अभिक्रिया हो रही है और उसमें हमने देखा कि उसमें 2 या 2 से अधिक, या तो फिर 2 हैं या फिर 2 से अधिक हैं, क्या हैं वो, हैं क्या, अभिकारक। हमारे जो अभिकारक हैं वो या तो 2 हैं या फिर 2 से ज़्यादा हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अभिकारक मिलकर केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया, है ना। आप मान लो कि 2 हमने कोई साल्ट लिए, है ना, उनमें फिर दोनों में रिएक्शन कराई या फिर रिएक्शन अपना आप हो जाए। जब 2 चीज़ों को हम एक साथ मिलाते हैं तो जो नई चीज़ बन के आती है वो कितनी बन के आनी चाहिए, सिर्फ एक बन के आनी चाहिए। उसको क्या बोलते हैं हम, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब 2 रिएक्टेंट से अगर एक प्रोडक्ट बनता है हमारा, उसको हम कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे ये हमने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और इसमें जल मिलाया। कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं बेटा बिना भुजा हुआ चूना, जिसको हम सफ़ेदी करते हैं, घरों पे दीवारों पे पुताई करते हैं ना, उनसे कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। उसमें अगर हम जल मिलाएं, मतलब पानी मिलाएं, तो हमारी रिएक्शन होगी, है ना। तो तुरंत हमारी रिएक्शन होगी, क्या बनाएगा, CaOH होल ट्वाइस। मतलब अगर बिना भुजा हुआ चूने में हम अगर पानी डालें तो हमारा क्या बनेगा, बुझा हुआ चूना बन जाएगा, ठीक है।
और अब बिना भुजा हुआ चूना बन गया। अब देखो यहाँ पे एक प्रोडक्ट था, यहाँ पे सॉरी एक अभिकारक था, एक अभिकारक ये था, मतलब एक और एक दो, दो अभिकारकों ने मिलकर केवल कितने प्रोडक्ट बनाए, कितने भी उत्पाद बनाए, केवल एक उत्पाद बनाया है। तो ये क्या हो गई, एक संयोजन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, उसके बाद में यहाँ देखो, यहाँ कार्बन है, कार्बन को अगर हम जलाएं, क्या करें, कार्बन को अगर हम जलाएं तो हमारा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी। ठीक बात है ना। तो यहाँ पे एक ये अभिकारक था, एक ये अभिकारक था, दोनों ने अगर रिएक्शन हुई तो हमारे पास कितने उत्पाद आए, केवल एक उत्पाद आया। तीसरा यहाँ देखो, हाइड्रोजन गैस ली, ऑक्सीजन गैस ली, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक पानी बना रहे हैं, जल बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं, है ना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पानी बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये क्या था, हमारा सब संयोजन अभिक्रिया थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक और मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमेशा क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। तो यहाँ लिख लो संयोजन अभिक्रिया ज्यादातर ऊष्माक्षेपी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। अब बात आती है कि ऊष्माक्षेपी है क्या चीज़, चलो मान ली होती है, ठीक है, लेकिन ऊष्माक्षेपी कहते किसे हैं। देखिए कभी भी देखिए, अगर हम मान लो सफ़ेदी करनी है, हमें घर की पुताई करनी है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, बिना भुजा हुआ चूना। उसमें हमने पानी मिलाया, पानी डाला, तुरंत उसमें से बहुत सारी गैसेज निकलने लग जाती हैं और हमारा क्या तैयार होता है, फिर भुजा हुआ चूना तैयार होता है। तो अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे कभी भी देखना कि उसमें अगर जब हम पानी डालेंगे तो एक हीट उत्पन्न होगी, एक ऊष्मा प्रदान होगी, क्या होगी, हीट बन जाएगा, गर्म जिस बर्तन में हमने वो रखा है वो गर्म हो जाएगा, है ना, तो उसमें से हीट निकलेगी। तो पहली बात ऊष्माक्षेपी कहते किसे, जब भी हम कोई रिएक्शन कराते हैं, जब भी हम कोई रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो उनसे हमें कोई ऊष्मा मिलती है, क्या मिलती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। जिस रिएक्शन से हमें ऊष्मा प्राप्त हो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये जो संयोजन अभिक्रिया होती है ज़्यादातर क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अगर हम दूसरी बात अगर यहाँ इसे ले लो, मान लो ये था हमारे पास, है ना, ये क्या बन के आ गया, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, बुझा हुआ चूना बन के आ गया। अगर हमने देखो, हमने घर की सफ़ेदी कर दी, ठीक है, अब उसमें देखो, उसमें पानी भी मिक्स होता है, गीली होती है ना वो, है ना, फिर क्या होता है, 2-3 दिन बाद वो जो हवा में उपस्थित होती है कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दें, फिर क्या बनता है हमारा, CaO3। ठीक है, CaO3 बनता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे CaO3 जब हम बनता है, यहाँ जो इसके अंदर पानी वगैरह मिक्स होता है वो सूखने लगता है धीरे धीरे, दीवार पर हुई सफ़ेदी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, हवा में जो उपस्थित होती है, धीरे धीरे वो सूखने लगती है। 2-3 दिन बाद क्या होता है, CaO3 बन जाता है, और जिसके कारण दीवार पर बहुत सारी चमक आ जाती है। क्या आ जाती है, जिसके कारण दीवार पर बहुत सारी चमक आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जब बनता है तो यहाँ पर जल निकल जाता है हमारा, ये हमारा जो इसमें अंदर मिक्स वाटर होता है वो उड़ जाता है। ठीक है, भाप बनकर उड़ जाता है। तो ये जो होता है, इसको अगर इसको हम, ये किसका सूत्र है, CaO3, हमारा जो संगमरमर का पत्थर होता है जिससे ताजमहल बना हुआ है, ये उसका सूत्र है, उसका नाम है, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया से हमें यही सीखने को मिलता है कि जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और संयोजन अभिक्रिया ज़्यादातर कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जिस रिएक्शन में, जिस अभिक्रिया में हमें ऊष्मा प्राप्त हो, मतलब कोई भी दो हमें अभिकारक मिलाए, उनसे जो रिएक्शन बन रही है, उत्पाद बन रहा है, लेकिन उसके अलावा हमें ऊष्मा भी मिल रही है, हीट भी मिल रही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। नोट करिए, देखिए यहाँ पे ये है वियोजन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। और ये कैसी रिएक्शन होती है, ऊष्माशोषी रिएक्शन होती है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ऊष्माशोषी रिएक्शन होती क्या है। ऊष्माशोषी रिएक्शन जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे अनेक उत्पाद बनाता है। अभिकारक कितने हैं, एक अभिकारक है, वो टूट रहा है, और उत्पाद कितने बना रहे हैं, अनेक, मतलब 1, 2 या 3, है ना, 4, कितने भी बना सकता है ना।
उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब पहले वाले में तो ये था संयोजन अभिक्रिया में कि उत्पाद अभिकारक तो कई थे, मतलब अभिकारक 2 या 2 से अधिक थे, लेकिन उत्पाद हमारे एक बन रहा था। इसमें क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, उत्पाद अभिकारक एक है, उत्पाद अनेक हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम FeSO4 फेरिक सल्फेट। ठीक है, क्या है ये, फेरिक सल्फेट लिया हमने। अब ये अकेला कैसे रिएक्शन कर सकता है, अकेला चीज़ कभी कोई रिएक्शन कर सकती है, नहीं कर सकती। तो इसमें हमें ज़रूरत होती है किसकी, उष्मा की। किसकी ज़रूरत पड़ती है, उष्मा की। मतलब इसको गर्म किया जाता है, इसका दहन किया जाता है, इसको जलाया जाता है ना। तो फेरिक सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं उसमें, तो इसमें उष्मा दे रहे हैं, उष्मा हमारी खर्च हो रही है, तो उष्मा का शोषण हुआ, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ उष्माशोषी समझ में आया है ना। एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पे जो ये बीच में ये तीर का निशान होता है, ये हमारे रिएक्शन को दर्शाता है कि इधर अभिकारक से ये उत्पाद बन रहे हैं हमारे। लेकिन जो बीच में हमें इसकी जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है, जैसे यहाँ पे जब हमारी ज़रूरत होगी किसकी, उष्मा की, तो इसको उष्मा को हम क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक। क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक का काम क्या होता है, उत्प्रेरक काम ये होता है कि वो किसी रिएक्शन को कराते हैं, लेकिन उसमें खुद भाग नहीं लेते, हट जाते हैं, रिएक्शन कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है, तो जो इस तीर के निशान के ऊपर या नीचे कुछ भी आपको मिले उसको हम बोलते हैं उत्प्रेरक। ठीक है, तो यहाँ पे फेरिक सल्फेट को जब हम गर्म किया तो हमारे पास फेरिक ऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड बना, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना, SO2 SO3 बना। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारे पास उत्पाद अभिकारक कितने थे, एक अभिकारक। उत्पाद कितने बन गए, 1 2 और 3 हमारे उत्पाद बन गए, है ना। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, है ना। फिर यहाँ देखो CaCO3 को अगर हमने हीट किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिल रहा है। मतलब एक हमारे पास अभिकारक था, उससे हमें 2 क्या मिल रहे हैं, उत्पाद मिल रहे हैं। यहाँ देखिए लेड नाइट्रेट को, है ना, लेड नाइट्रेट, यहाँ पे PbNO3 का होल ट्वाइस अगर हम करें और इसमें गर्म करें, इसको उष्मा दें, यहाँ पे सब में उष्मा दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ मिलाने को है नहीं, इसलिए हम या तो उसको गर्म जलाएंगे या गर्म करेंगे, है ना, तभी तो वो दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होगी। तो अगर हम लेड नाइट्रेट को गर्म करें तो यहाँ देखिए लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलेगी, O2 गैस निकलेगी। ठीक है, यहाँ पर एक उत्पाद था, उत्पादों की कितनी संख्या होगी, हमारा एक अभिकारक था, उससे हमें 3 उत्पाद मिल रहे हैं। और हर रिएक्शन में क्या दी जा रही है, उष्मा प्रदान की जा रही है, उष्मा हमें खर्च करनी पड़ रही है। और जिस रिएक्शन में उष्मा खर्च की जाती है उसे उष्माशोषी कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कंप्लीट करो ये। अब यहाँ देखिए ये है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब भी कोई अभिक्रिया होती है, देखो हम अभिक्रिया के प्रकार तो पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात अभिक्रिया सब में होगी, है ना। और एक बात ध्यान रखना, जितनी भी अभिक्रियाएं हो रही हैं, अगर यहाँ पे मैंने संतुलित नहीं भी कर रखे हैं या बुक में भी नहीं हो रही हैं, तो तुम्हारा जब भी कोई टॉपिक आए कि समीकरण को संतुलित करो, तो हर समीकरण संतुलित होती है। अब मैंने यहाँ ना कर रहा कि वो अलग बात है, क्योंकि जल्दी पढ़ाने के वो होता है। तो जहाँ भी आपको कोई भी रिएक्शन मिले उसको संतुलित करो, वो पहले चेक करो कंकालीय संतुलित, अगर संतुलित नहीं है तो वो संतुलित करना सीखो। क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो 1-2 नंबर के इसमें पूछ लिया जाता है कि कंकालीय समीकरण को संतुलित करो। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या कराती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से हटा देते हैं। अब देखो सबसे पहले यहाँ नोट करो, अधिक क्रियाशील तत्व, यहाँ तक बात होगी। कोई अधिक क्रियाशील तत्व है और एक कम क्रियाशील तत्व है। ठीक है, और कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक, मतलब यहाँ देखो कोई अधिक एक हमारे पास यौगिक है ना, जैसे हमारे यहाँ पे यौगिक है कॉपर सल्फेट का। ठीक है, CuSO4। ठीक है, इसमें हमने एक तत्व मिला दिया, क्या मिला दिया, Fe, फेरस मिला दिया, है ना। तो अब क्या हुआ, इन जब दोनों को रिएक्शन हुई तो इस फेरिक ने, Fe ने हमारा क्या किया, इसके जो यौगिक था, कॉपर का जो यौगिक था, उस कॉपर को हटाकर अलग कर दिया और खुद उसके साथ फेरिक सल्फेट बना दिया। ठीक है, तो यही होता है कि जो हमारा अधिक क्रियाशील तत्व था Fe, तो इसने जो कम क्रियाशील वाला तत्व था SCu, है ना, इसको हटाकर और उसको अलग कर दिया और यहाँ पे क्या बना दिया, FeSO4 बना दिया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, मतलब एक यौगिक से हटाकर उसको विस्थापित कर देता है, उसको हटा देता है, फिर एक क्या बनाता है, नया
मतलब अपने साथ उसको एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, ये होता है अधिक क्रियाशील तत्वों का। फिर यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट लिया, जिंक डाला और जिंक ने क्या किया, कॉपर को अलग कर दिया और ZnSO4 बना लिया। ठीक है, फिर यहाँ देखिए Cl2 लिया, कॉपर क्लोराइड लिया, उसमें Pb मिलाया और यहाँ से क्या बन गया, PbCl2 और कॉपर अलग। कॉपर क्योंकि कॉपर जो है वो कम क्रियाशील तत्व है, उसका यौगिक थे ये वाले। अगर हम इनमें ये तत्व डालें, है ना, ये चीज़ ऐड करें तो ये क्या करेंगे, इस कॉपर को अलग कर देंगे और खुद उनके साथ ऑक्साइड सल्फेट बना लेंगे। जैसे फेरिक सल्फेट बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, है ना, लेड सल्फेट बन गया, तो ये हो जाता है। ठीक है, ये था हमारा क्या था, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उतारो ये। अब यहाँ देखिए ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। हमने इससे पहले पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा था कि केवल एक हमारे पास यौगिक होता है और उसमें क्या होता है, जो एक तत्व मिलाते हैं और केवल वो उस यौगिक कम क्रियाशील यौगिक जो तत्व होता है उसको हटा देता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, मतलब डबल, द्वि मैंने दोबारा, है ना, मतलब इस जायज़ बात यहाँ 2 बार होगी, है ना। तो यहाँ क्या होता है इस अभिक्रिया में, जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब इंटरचेंजिंग होती है। अगर ये इस देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल से अच्छा समझ में आएगा, यहाँ पे है Na2SO4, मतलब SO4 इसके साथ है ना, फिर Cl2 इसके साथ है ना, यहाँ पे Ba, यहाँ पे Na2। ठीक है, अब यहाँ देखिए Na2 इसके साथ था SO4, लेकिन यहाँ पे जो कंपाउंड बना उसने ले लिया NaCl ले लिया, मतलब Cl किसके साथ था, इसके साथ। ठीक है, मतलब इस वाला तो इसके साथ का यौगिक बन रहा था जो, वो तो इसने ले लिया, Na ने यहाँ पे ले लिया, और ये तो ये जो था वो इसने ले लिया, जो Na2 के साथ था वो Ba ने ले लिया, है ना। तो यहाँ पे ये बन गया, तो यहाँ पे आदान प्रदान हुआ। देखो यहाँ से ये यहाँ से निकला और यहाँ से जाके इसने ये बना लिया इसको लेकर साथ में, और इसने क्या किया, ये बना, ये कहाँ से बना, इसको लिया साथ में और इसको लिया साथ में, ये इससे बन गया। मतलब इसका ये, मतलब इसके पास और इसका इसके पास, मतलब इंटरचेंजिंग होगी। आयन है जो आयनों के अकॉर्डिंग होता है, और आयनों आदान प्रदान किस तरह होता है ये आपको मतलब नेक्स्ट चैप्टर है जो तीसरा या चौथा, उसमें समझा दिया जाएगा बड़ी डिटेल के साथ। तो यहाँ पर सिर्फ आप इतना समझो, कोई रिएक्शन दिख रही है और उसमें इंटरचेंजिंग हो रही है कि इसका यौगिक उसके साथ मिल गया, उसका यौगिक इसके साथ मिल गया, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। और ये अभिक्रिया किसके कारण होती है, आयनों के आदान प्रदान के कारण होती है। ठीक है, उतारो ये। यहाँ देखिए अब बात आती है अपचयन, उपचयन, उपचयन और अपचयन, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर बस इनका नाम समझ लो पहले, तो नाम में बड़ी मिस्टेक होती है कि उ और ए का फ़र्क है, बाकी अपचयन उपचयन है ना, बस यहाँ पे ये अच्छे से पहले तो समझ लो, रट लो। ऑक्सीडेशन इंग्लिश में बोलते हैं, वहाँ को उसको रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, या ये सबसे महत्वपूर्ण होती है, ये हमारे दैनिक जीवन में बड़ा इफेक्ट डालती है। ठीक है, ये रिएक्शंस। और एक बात हमेशा याद रखियो कि ये जो दोनों रिएक्शन हैं, ये दोनों रिएक्शन एक साथ होती हैं। कैसे होती हैं, एक साथ होती हैं एक समय पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उपचयन अभिक्रिया किसे बोलते हैं, अभिक्रिया तो हमारे सब में होगी। कोई अभिक्रिया हो रही है, मान लो कोई अभिक्रिया हुई और उसमें क्या हुआ, कोई पदार्थ है, क्या है, कोई पदार्थ है, उसका क्या हुआ, उस पदार्थ में कोई पदार्थ ऑक्सीजन क्या कर लेता है, ले लेता है। कोई रिएक्शन हुई और कोई पदार्थ है हमारे पास, हम उसको जला रहे हैं ना, जैसे इसमें देखो कोई, पहले समझ लो कि ऑक्सीजन कोई पदार्थ है, ठीक है, उसकी अभिक्रिया करा रहे हैं हम, है ना, और उसको हमने जलाया। ऑक्सीजन का मतलब होता है हवा में जलाना, उसको ऑक्सीजन के साथ जलाया और तो फिर वो क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है, मतलब ऑक्सीजन अपने पास रख लेता है ना, और जो हाइड्रोजन जो गैस होती है उसको छोड़ देता है, जो हाइड्रोजन जो गैस होती है उसको छोड़ देता है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन लेता है और हाइड्रोजन त्यागता है ना, तो उस पदार्थ का क्या होता है, उपचयन होता है। क्या होता है, उपचयन होता है। तो अगर कोई पदार्थ ऑक्सीजन ले रहा है और हाइड्रोजन छोड़ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम, उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया। कोई अभिक्रिया हो रही है, देखो अब यहाँ जैसे यहाँ देखो, हमने कॉपर लिया, उसका दहन किया, क्या किया, दहन, मतलब उसको जलाया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है, मिला में कॉपर ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, कॉपर ऑक्साइड मिलता है। मतलब देखो यहाँ पे Cu अकेला था कॉपर, उसने ऑक्सीजन ले लिया, ग्रहण कर लिया, तो ये क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, कॉपर का इसमें क्या हुआ, क्या हुआ, अपचयन हुआ। क्या हुआ,
अपचयन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, किसका हुआ, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, अपचयन हुआ, ठीक है। तो कॉपर पदार्थ था, ऑक्सीजन में हमने उसको जलाया तो उसने क्या किया, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया और हाइड्रोजन जो इसमें गैस होगी वो छोड़ दी होगी, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन ग्रहण कर ली। तो इस अभिक्रिया में जिसमें कोई ग्रहण करता है उसको अपचयन बोलते हैं और उपचयन बोलते हैं। और यहाँ पे इसका उल्टा होता है, यहाँ पे अपचयन, रिडक्शन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन तो छोड़ता है और हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो उसको क्या कहते हैं हम, फिर हम कहेंगे कि उस पदार्थ का क्या हुआ है, अपचयन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे उस पदार्थ क्या होता है, अपचयन होता है, ऑक्सीजन त्यागता है और हाइड्रोजन लेता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखो, ये हमने क्या किया, कॉपर को ऑक्सीजन में दहन किया, हमारे पास मिल गया, क्या मिल गया, कॉपर ऑक्साइड। लेकिन फिर हमने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड के ऊपर क्या किया, हमने हाइड्रोजन गैस छोड़ दी। कॉपर ऑक्साइड जो हमें मिला था उसके ऊपर हमने क्या कर दी, हाइड्रोजन गैस छोड़ दी। फिर क्या कर रहा है वो, फिर क्या कर रहा है, कॉपर अलग कर दिया और H2O अलग हो गया, मतलब इसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका ऑक्सीजन का छोड़ना और ऑक्सीजन का ग्रहण करना, बस यही मेन चीज़ होती है इसमें। उपचयन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ता, ऑक्सीजन लेता है और उपचयन में ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है। और ये दोनों अभिक्रिया एक साथ होती हैं, ये दोनों अभिक्रिया एक साथ होती हैं। एग्जाम में इनके ऊपर कई बार सवाल आते हैं, या फिर जो नौकरियों के टेस्ट होते हैं HSC वगैरह के, उसमें भी कई बार ये छोटे छोटे ऑप्शन टाइप्स क्वेश्चन आ जाते हैं। एक रिएक्शन लिख दी जाती है, उसमें पूछ लेते हैं कि अब बताओ, जैसे मान लो ये रिएक्शन हमें एग्जाम में मिल गई, अब पूछ रहा है कि इसमें ये बताओ, इसमें अपचयन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किस पदार्थ का, किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ कॉपर ने ऑक्सीजन ग्रहण किया तो यहाँ पे कॉपर का उपचयन हो रहा है, यहाँ पे कॉपर का अपचयन हो रहा है, ठीक है। जो छोड़ रहा है ऑक्सीजन उसका अपचयन होता है, जो ले रहा है उसका उपचयन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये उतारो पहले। अब यहाँ देखिए, ये है रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। अभी हमने पढ़ा था अपचयन और उपचयन, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमें दोनों का पता चल गया था। जो हमारी ऑक्सीडेशन होती है मतलब उपचयन होती है, उसमें तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और अपचयन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होता है, ये इस अभिक्रिया के अंदर दोनों अभिक्रिया एक साथ होती हैं और हम ये आइडेंटिफाई करते हैं, ये पहचान लेते हैं कि किसने तो अपनी ऑक्सीजन छोड़ा, किसने ग्रहण किया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। जैसे यहाँ देखिए ZNO है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन लिया हमने, अगर हम फिर इसने क्या किया, रिएक्शन हुई, ठीक है। अब रिएक्शन होने के बाद में जिंक तो अलग हो गया, जिंक ने तो अपना ऑक्सीजन छोड़ दिया, तो इसका मतलब जो जिंक है इसका क्या हुआ, उपचयन, क्या हुआ, सॉरी, अगर इसने छोड़ा है तो अपचयन हो गया, जिंक का क्या हो गया, अपचयन। अगर ऑक्सीजन कोई छोड़ता है पदार्थ तो उसका होता है अपचयन, ठीक है। अगर कोई ग्रहण करता है, जैसे यहाँ कार्बन ने ये ग्रहण कर लिया, तो इस कार्बन का क्या हो गया, उपचयन, क्या हो गया, उपचयन। तो दोनों अभिक्रिया एक साथ हुई तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। और ये इसमें एग्जाम में 100% इसमें से 1-2 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है, इसमें यही पूछा जाता है। और जो हमारे HSC वगैरह टेस्ट होते हैं जो सरकारी नौकरियों के, जिसमें साइंस सब्जेक्ट होता है, उसमें भी 100% एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है एटलीस्ट, है ना। तो यहाँ देखिए ZNO प्लस में कार्बन, अगर हम इसके जिंक ने तो ऑक्सीजन छोड़ा है और कार्बन ने ऑक्सीजन एक्सेप्ट किया है, तो कार्बन का तो हुआ उपचयन और यहाँ पे जिंक का हुआ अपचयन। यहाँ पे देखो MnO2 और HCl, है ना, इन दोनों को हमने रिएक्शन कराई तो क्या हुआ, Mn और Cl2, है ना, और इसने तो अपना क्या किया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया है, Cl के साथ वो एडजस्ट हो गया, कोई बात ना, ठीक है। फिर क्या होता है, यहाँ पे HCl ने क्या, हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन को ग्रहण करके जल बना लिया, तो इसका तो हुआ, HCl का हुआ उपचयन, क्या हुआ, उपचयन, क्योंकि इसने ऑक्सीजन एक्सेप्ट करिए, और Mn ने छोड़िए तो इसका क्या हुआ, अपचयन, ठीक है। ये थी हमारी रिडॉक्स रिएक्शन अभिक्रिया, जिसमें दोनों अपचयन और उपचयन एक साथ नजर आती हैं, ठीक है। ये था हमारा उपचयन और अपचयन। करो ये, देखो अब यहाँ पे अब आता है संक्षारण, क्या आता है, संक्षारण, ठीक है। एक होता है विकृगंधिता, क्या होता है, विकृगंधिता, विकृत गंधता, विकृगंधता, ये तुम्हारा लास्ट का टॉपिक है NCERT बुक का। तो यहाँ देखिए, संक्षारण होता है, एक होता है विकृगंधिता, ठीक है। और ये दोनों अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, जो हमारा अपचयन और उपचयन होता है ना, ये अपचयन के कारण होती है।
ठीक है। तो यहाँ देखिए, आपने देखा होगा कि जो लोहे की चीज़ें होती हैं वो शुरुआत में जब हम लोहे की नए लोहा ख़रीदा हमने, वो किस तरह दिखती है ना। तो कुछ दिन बाद में अगर हम उसे मतलब किसी आर्द्र मतलब नमी वाले स्थान पर रख दें, जहाँ पर पानी भी हो और हवा भी हो, ऑक्सीजन और जल दोनों मिले, मतलब नमी वाली जगह पर, तो कुछ टाइम बाद में उसमें क्या होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। लोहे का कलर किस तरह चेंज होता है, उस पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जंग लगना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंग का लगना। और जंग लगने के बाद में धीरे धीरे वो वस्तु गलने लग जाती है, ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब जब वो ख़त्म होने लगती है, ठीक है, अब जो अभिक्रिया जैसे जैसे वो हुई, उसी को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण अभिक्रिया, है ना। तो जैसे यहाँ पे जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग लगना। अब ये ऐसा नहीं है कि लोहे पर ही जंग लगेगा, ये है ना, लोहे पर ही जंग नहीं लगता, देखो लोहे पर भी लगता है, ठीक है। उसके बाद में देखो, आपने देखा होगा तांबा की वस्तु लो, कोई तांबा की वस्तु को अगर हम पटक दें, अनयूज़ करें, तो उसमें कुछ टाइम बाद में क्या होता है कि उस पर हरे रंग की कुछ मतलब परत सी चढ़ने लग जाती है, ठीक है, वो उसका जंग लगना होता है, किसका, है ना। फिर अब देखो चांदी पर भी चढ़ता है ये, किस पे, और सोने पर भी चढ़ता है, मतलब धातु पर, धातु कोई भी हो, अगर वो नमी वाले स्थान के संपर्क में आएगी जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो, है ना, तो वो क्या कर लेगी, जंग लगना चालू हो जाएगा। अब इस सब प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, संक्षारण बोलते हैं। अब आ जाओ विकृगंधिता क्या होती है। विकृगंधित क्या होते हैं, जो हमारे खाने का सामान होते हैं, क्या होते हैं, खाने का सामान, जो तली हुई चीज़ें होती हैं, तले हुए पदार्थ होते हैं, ठीक है, या फिर वसायुक्त जिसमें ज़्यादा फैट होता है, तो ऐसे पदार्थों का क्या होता है, कुछ टाइम बाद में अगर हम उन्हें रख दें, कुछ टाइम बाद अगर उन्हें रख दें, तो कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाते हैं, उनकी जो स्वाद होता है या फिर उसकी जो गंध होती है, स्मेल आने लग जाती है, सड़ने लग जाता है वो, है ना, या तो फिर वो सड़ेगा या उसका स्वाद बदल जाएगा, ठीक है, उसके स्वाद और गंध में फ़र्क आ जाएगा, है ना। तो किस तरह आता है, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या होता रहता है, अपचयन होता रहता है, ठीक है, अपचयन या उपचयन अभिक्रिया उसके साथ होती रहती है, और फिर उसका क्या हो जाता है, विकृगंधिता बन जाती है। तो इस सब प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विकृगंधिता। जो खाने पदार्थ को, या तो फिर वो कैसा हो, वसायुक्त मतलब फैट युक्त, मतलब जो ज़्यादा प्रभावशाली हो, या फिर कैसा हो, तली हुई चीज़, तली हुई खाद्य पदार्थ, ठीक है। तो अगर ऐसे कोई पदार्थ, ये तो वसायुक्त पदार्थ हो गया और एक हो गया तली हुए पदार्थ, ठीक है। इनके अगर हम इन मतलब ऐसे पदार्थों को कहीं पर रख दें, है ना, तो उसमें क्या होता, कुछ समय बाद में उसकी जो स्वाद है या फिर उसकी जो गंध है, स्मेल है, वो चेंज हो जाती है ना, बदबू भी आने लग जाती है, मतलब उसका अलग ही टेस्ट हो जाता है, ठीक है। वो किसके कारण होता है, वो हमारा विकृगंधिता, जो अपचयन और उपचयन हो रही थी, उसी के कारण वो होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको विकृगंधिता बोलते हैं। अब विकृगंधिता को रोका कैसे जाता है, कभी आपने देखा जो चिप्स के पैकेट आते हैं, आलू वगैरह के चिप्स के पैकेट आते हैं जो फास्ट फूड के, उसमें क्या होता है कि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि वो क्या हो, खाद्य पदार्थ लंबे समय तक चल सके, ठीक है, क्या होता है, ताकि वो लंबे समय तक चल सके, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और संक्षारण के लिए कि इस पे जंग ना लगे, तो हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं, क्या करते हैं, पेंट करते हैं, किसका, धातु का पेंट करना संक्षारण को कम करता है। और यहाँ पर विकृगंधिता कम करने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ये था आपका चैप्टर पहला, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, पूरी डिटेल में आपको समझा दिया गया है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो अपने बुक्स में है सारे, और इसके बेस पे आप कर सकते हो उनको, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। और दूसरी बात, अगर आपको मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा है ना, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बस 10वीं क्लास के बच्चे देखें, उसके लिए तो कंपलसरी है ही। प्लस में जो बच्चे किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं सरकारी जॉब के लिए, और उसमें साइंस का सब्जेक्ट है, देखो साइंस का सब्जेक्ट से ही क्या, अगर साइंस का सब्जेक्ट है तो वो NCERT बुक से आता है, हर कुछ NCERT बुक से आता है
है ना। तो एनसीईआरटी बुक्स अगर साइंस आ रही है तो वह छोटे छोटे ऐसी चीज़ आती है, जब हम किसी चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे कुछ न कुछ तो हमें नॉलेज मिलेगी ही। और किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए उसको शुरुआत से आखिर तक एक बार तो ज़रूर देखना होता है, तभी पता चलता है कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या हुआ था, किस पैटर्न में ये चला था। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ से काट के वहाँ चले गए, वहाँ से काट के वीडियो यहाँ ले आए। ठीक है, तो पूरा देखो, एक बार तो कम से कम देखो, उसी टाइम पता चलेगा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कि हमें कितना समझ में आया है। थोड़े बहुत में समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये करो।